प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका दौरा बेहद सफल रहा। पीएम मोदी आज संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने वाले हैं। इससे पहले कल पीएम की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात हुई। कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी हुई। इसके अलावा 4 महाशक्ति भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्राध्यक्षों ने एक स्वर में नाम लिए बगैर जिनपिंग के विस्तारवादी नीति की जमकर आलोचना की। चारों देश स्वतंत्र हिंद प्रशांत क्षेत्र बनाने पर सहमत हुए। पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे में क्वाड देशों की नई स्ट्रैटेजी और लक्ष्य को समझने के लिए देखते हैं टॉप 9 क्वाड समिट। क्वाड देशों में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्राध्यक्षों की पहली इन पर्सन मीटिंग व्हाइट हाउस में हुई है। करीब 2.5 घंटे चली इस बैठक में चारों देशों ने एक स्वर में चीन का नाम लिए बगैर उसकी विस्तारवादी नीति की आलोचना की। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने क्वाड की पहली इन पर्सन बैठक बुलाने के लिए बाइडेन का शुक्रिया अदा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान इस बात पर जोर दिया कि क्वाड देशों को हिंद प्रशांत क्षेत्र में मिलकर साथ काम करना होगा। मोदी ने क्वाड के उद्देश्य पर बोलते हुए कहा कि क्वाड का उद्देश्य ही ये है कि सभी साथ मिलकर दुनिया में शांति स्थापित करें और इसे समृद्धि की ओर ले जाएं। क्वाड सम्मेलन की ओपनिंग स्पीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि आज दुनिया कोरोना महामारी से लड़ रही है, इसीलिए चारों देश एक बार फिर मानवता के कल्याण के लिए क्वाड के रूप में साथ आए हैं। हमारा क्वाड वैक्सीन इनिशिएटिव इंडो पैसिफिक देशों के लिए मददगार साबित होगा। क्वाड की बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि मुझे विश्वास है कि क्वाड ग्रुप विश्व में शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने में अहम भूमिका अदा करेगा। मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन का अभिवादन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारा क्वाड एक तरह से फोर्स फॉर ग्लोबल गुड की भूमिका में काम करेगा। अपने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर क्वाड ने पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। सप्लाई चेन हो या वैश्विक सुरक्षा, क्लाइमेट एक्शन हो या कोविड रिस्पॉन्स या टेक्नोलॉजी, हर क्षेत्र में हमें मिलकर काम करना होगा। क्वाड की बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दुनिया भर को कोरोना वैक्सीन देने के लिए भारत की सराहना की। बाइडेन ने कहा कि वैक्सीन की वैश्विक आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए भारत में वैक्सीन की अतिरिक्त 1 बिलियन डोज का उत्पादन हमारा पहला लक्ष्य है। इसके अलावा बाइडेन ने एक अहम ऐलान भी किया। बाइडेन ने कहा कि आज हम प्रत्येक क्वाड देश के छात्रों के लिए नई क्वाड फेलोशिप लॉन्च कर रहे हैं, ताकि वे अमेरिका में लीडिंग स्टेम प्रोग्राम में एडवांस डिग्री हासिल कर सकें। ये स्टूडेंट्स कल के लीडर्स, इनोवेटर और पायनियर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। क्वाड समिट के ओपनिंग स्पीच में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने चीन को सीधे तौर पर चेताया। मॉरिसन ने कहा कि हम एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र में विश्वास करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इससे एक मजबूत और समृद्ध क्षेत्र का निर्माण होगा। क्वाड मीटिंग की शुरुआत में जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने भी स्वतंत्र हिंद प्रशांत क्षेत्र की वकालत की। सुगा ने कहा कि 4 देशों ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल की है, जो मौलिक अधिकारों में विश्वास करते हैं और जिनका विचार है कि इंडो पैसिफिक रीजन को स्वतंत्र और खुला होना चाहिए। व्हाइट हाउस में मोदी और बाइडेन में किन मुद्दों पर बात हुई? दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों का आधार कैसे बनेगा व्यापार? गंभीर मुद्दों के बीच क्यों हंस पड़े पीएम मोदी और बाइडेन? जानने के लिए देखते हैं टॉप 9 अमेरिका में। जय हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को क्वाड शिखर सम्मेलन से पहले व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की। बैठक में दोनों देशों के रिश्तों, कोरोना समेत विभिन्न मुद्दों पर बाइडेन और मोदी ने चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच करीब 1.5 घंटे तक ये मुलाकात चली। व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन बेहद गर्मजोशी से मिले। ये दुनिया के लिए 2 सुपर पावर की पावरफुल दोस्ती की शुरुआत है। एक खुशनुमा माहौल में दोनों नेताओं ने मुलाकात की। मोदी बाइडेन के मिलने की इस तस्वीर को देखकर निश्चित तौर पर जिनपिंग और इमरान बेचैन हो गए होंगे। व्हाइट हाउस में जब जो बाइडेन ने उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठने के लिए पीएम मोदी को कहा, तो मोदी ने क्या कहा आप भी देखिए। अमेरिका दौरे पर गए पीएम मोदी ने व्हाइट हाउस में जो बाइडेन से मुलाकात के दौरान आपसी संबंधों को काफी अहम बताया। बाइडेन ने पीएम मोदी का व्हाइट हाउस में स्वागत करते हुए कहा कि वे भारत के साथ कोविड-19, जलवायु परिवर्तन और इंडो पैसिफिक मुद्दे पर काम करना चाहते हैं। जिसके बाद पीएम मोदी ने भी जो बाइडेन का आभार व्यक्त किया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका के संबंधों में व्यापार महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने ट्रस्टीशिप को लेकर उनकी अवधारणाओं का जिक्र किया और कहा कि आज यह दुनिया भर में समय की मांग है। प्रधानमंत्री मोदी ने बाइडेन से मुलाकात को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि हम इस सदी के तीसरे दशक की शुरुआत में मिल रहे हैं। आपका नेतृत्व निश्चित रूप से इस दशक को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये दशक भारत और अमेरिका के लिए बेहद अहम होने वाला है। भारत और अमेरिका के बीच और भी मजबूत दोस्ती के बीज बोए गए हैं।
बाइडेन ने अपने संबोधन के दौरान उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की भारतीय विरासत का भी संदर्भ दिया। उन्होंने कहा कि 40 लाख भारतीय अमेरिकी हर दिन अमेरिका को मजबूत बनाते हैं। मेरा मानना है कि अमेरिका भारत कई चुनौतियों का समाधान करने में हमारी मदद कर सकते हैं। हम भारत अमेरिका संबंधों में एक नया अध्याय देख रहे हैं। बाइडेन ने 2006 के अपने मुंबई दौरे का भी जिक्र किया। इस मुलाकात को लेकर पीएम मोदी ने एक ट्वीट किया जिसमें लिखा है कि जो बाइडेन के साथ एक बेहतरीन बैठक हुई है। अहम वैश्विक मुद्दों पर उनका नेतृत्व सराहनीय है। हमने चर्चा की कि कैसे भारत और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका अलग अलग क्षेत्रों में एक साथ काम करेंगे। इसके अलावा कोविड-19 की चुनौतियों से निपटने और जलवायु परिवर्तन पर चर्चा हुई। व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बाइडेन के साथ मुलाकात की। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रूजवेल्ट रूम में गए, जहां उन्होंने विजिटर बुक में साइन किया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की पिछले 7 सालों में ये 7वीं अमेरिकी यात्रा है। क्या अफगानिस्तान में फिर लौटेगा हाथ पैर काटकर सजा देने का चलन? तालिबान को मान्यता दिलाने के लिए इमरान खान क्यों है बेचैन? और क्या पाकिस्तान को मिलेगी अमेरिका से गद्दारी की सजा? अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 तालिबान राज। अफगानिस्तान में तालिबान के शासन में इस बार भी लोगों के हाथ काटने जैसी क्रूर सजाओं का सिलसिला जारी रहेगा। ये बात कोई और नहीं बल्कि खुद तालिबान के फाउंडर मेंबर मुल्ला नुरुद्दीन तुराबी ने कही है। तुराबी ने एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में कहा कि गलती करने वालों की हत्या करने और अंग भंग किए जाने का दौर जल्द लौटेगा, लेकिन इस बार शायद ये सार्वजनिक नहीं होगा। पाकिस्तान में अफगान के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए तालिबान ने सीधे तौर पर इमरान को चेतावनी दी है। तालिबान ने इमरान को अफगानिस्तान के मामलों से दूर रहने को कहा है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद पाकिस्तान सबसे ज्यादा खुश है। तालिबान सरकार के ऐलान के समय पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद काबुल भी पहुँचे थे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने 9/11 जैसे आतंकी हमले फिर से होने की आशंका जताई है। बोल्टन ने कहा कि अफगानिस्तान में तालिबान राज आने के बाद अलकायदा और मजबूत होगा। ऐसे में 9/11 जैसे दोबारा आतंकी हमले का खतरा बना हुआ है। बोल्टन की यह आशंका बाइडेन प्रशासन के लिए एक बड़ा अलर्ट है। बहुत जल्द पाकिस्तान को अमेरिका का प्रतिबंध झेलना पड़ सकता है। यह आशंका अमेरिका में पाकिस्तान के पूर्व राजदूत हुसैन हक्कानी ने जताई है। हक्कानी ने कहा कि अमेरिकियों का मानना है कि तालिबान को दिए गए पाकिस्तानी समर्थन की वजह से ही अफगानिस्तान में अमेरिकी प्रतिष्ठा चकनाचूर हुई है और अब पाकिस्तान पर वादा खिलाफी पर कार्रवाई के लिए बाइडेन प्रशासन पर दबाव है। बता दें कि पद संभालने के करीब 9 महीने बाद भी बाइडेन ने इमरान खान से बात तक नहीं की है। अफगानिस्तान के बैंकों में अकाल पड़ा है। जनता आर्थिक तंगी के चलते भूखे मरने को मजबूर है, तो दूसरी तरफ तालिबानी आतंकी पिछली सरकार के अफसरों और आम लोगों के घरों में घुसपैठ कर लूटपाट कर रहे हैं। गाड़ी और कीमती सामान तक लूटा जा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने तालिबान को दुनिया भर में मान्यता दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। इमरान खान ने एक इंटरव्यू में कहा, अगर दुनिया विदेशों में जमा अफगान केंद्रीय बैंक के करीब 74,000 करोड़ रुपए नहीं देती तो अफगानिस्तान में गृह युद्ध छिड़ जाएगा, क्योंकि 20 साल बाद सत्ता में लौटे तालिबान को देश चलाने के लिए पैसे नहीं हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद ने संयुक्त राष्ट्र की आम सभा के इतर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कहा कि वह तालिबान को मान्यता दिलाने का रोड मैप बनाए। शाह ने कहा कि अगर तालिबान अपनी उम्मीदों पर खरा उतरा तो उसे दुनिया में मान्यता मिलेगी। इस तरह वैश्विक समुदाय को समझना होगा कि विकल्प क्या है, इस सच्चाई से भाग नहीं सकते। 2007 में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति कार्यालय में पदस्थ शेर जान अहमद जाई ने पाकिस्तान पर बड़ा आरोप लगाया है। अहमद जाई के मुताबिक पाकिस्तान की मदद के बिना तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जा नहीं कर सकता था। पाकिस्तान को IMF, संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक संगठनों से वित्तीय मदद मिलती है। इन फंडिंग को रोकना अमेरिका की प्राथमिकता होनी चाहिए। साथ ही अमेरिका को आतंकियों और तालिबान चरमपंथियों का समर्थन करने वाले व्यक्तियों और देशों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। रूस के ओरेनबर्ग में संघाई सहयोग संगठन यानी SCO का छठा सैन्य अभ्यास एक भव्य समारोह के साथ समाप्त हो गया। इस मौके पर CDS जनरल बिपिन रावत भी मौजूद रहे। SCO के संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास में आतंकवाद से निपटने पर काफी जोर दिया गया, खासकर घुसपैठ को रोकने की तरकीबों पर। LOC पर तालिबानी आतंकियों के जुटने के खुफिया इनपुट के बाद इस अभ्यास को बेहद अहम माना जा रहा है। सचिन पायलट ने राहुल प्रियंका से की मुलाकात। क्या राजस्थान में भी कांग्रेस चलेगी पंजाब का दाव? और भारत पाक बॉर्डर पर कहां खेत में मिला बम? महाराष्ट्र ATS ने किन 2 आतंकियों की मांगी रिमांड? और देश में कोरोना के कितने नए मामले? राष्ट्र की सभी अहम खबरों को देखिए टॉप 9 देश में। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कल दिल्ली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की। पंजाब में सत्ता परिवर्तन के बाद अब राजस्थान के सियासी हालात को देखते हुए ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। पिछले कुछ दिनों के हालात पर नजर डालें तो पायलट और गहलोत कैंप के नेताओं के बीच जुबानी जंग ने रफ्तार पकड़ ली है।
पंजाब में कैबिनेट विस्तार को लेकर दिल्ली में माथापच्ची जारी है। राज्य के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी कल राहुल गांधी से मिले। इस दौरान पार्टी नेता हरीश रावत और अजय माकन भी मौजूद रहे। देर रात तक मंथन चलता रहा। चन्नी कल शाम को ही दिल्ली पहुंचे थे। ये 4 दिन में उनका तीसरा दिल्ली दौरा है। फिल्मों की शूटिंग और लद्दाख में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लेह में कल हिमालयन फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत हुई। इसका उद्घाटन केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और बॉलीवुड अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा ने किया। 5 दिवसीय इस फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत करगिल में शहीद हुए मेजर विक्रम बत्रा के जीवन पर बनी फिल्म शेरशाह के साथ किया गया। राजस्थान में पाकिस्तान से सटी सीमा से बड़ी खबर है। यहाँ नगी चेक पोस्ट बॉर्डर के नजदीक एक किसान को अपने खेत में बड़ा बम मिला है। सूचना मिलने पर श्रीकरणपुर पुलिस और बीएसएफ मौके पर पहुंची और बम को चारों तरफ से मिट्टी की बोरियों से घेर दिया। सेना की टीम को भी बुलाया गया है। देश में बम धमाके की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार आतंकियों जाकिर हुसैन और रिजवान मोमिन को महाराष्ट्र एटीएस ने विशेष अदालत से रिमांड पर मांगा है। कल एटीएस ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। दोनों आतंकी 4 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में हैं। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महेंद्र नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालत में हुई मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए सीबीआई ने अपनी जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सीबीआई की टीम महेंद्र से जुड़े 16 किरदारों की कुंडली खंगालने में जुट गई है। इनमें महेंद्र के कथित उत्तराधिकारी बलबीर गिरी से लेकर उनके शिष्य आनंद गिरी तक का नाम शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आधिकारिक ईमेल आईडी के फुटर पर लिखे गए स्लोगन सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के साथ पीएम के फोटो को हटाने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने एनआईसी को कहा है कि वो इस नारे को हटाए और उसकी जगह सुप्रीम कोर्ट की इमेज को रखे। बिहार के आईआईटीएन शुभम कुमार ने सिविल सेवा परीक्षा में 2020 में पहली रैंक हासिल की है। शुभम कुमार ने आईआईटी बॉम्बे से बीटेक किया है। वहीं जागृति अवस्थी और अंकिता जैन ने दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया है। जागृति और अंकिता दोनों एमपी की रहने वाली हैं। जागृति ने एमएनआईटी भोपाल से बीटेक किया है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 30,000 से कम नए केस सामने आए हैं। वहीं करीब 28,000 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इस बीच 291 लोगों की मौत हुई है। देश में इस समय कोरोना की 2,94,000 एक्टिव केस हैं। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में फायरिंग के बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? उत्तराखंड के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता कितने फीसदी बढ़ा है? महाराष्ट्र में कब से खुलेंगे मंदिर, मस्जिद और स्कूल? कहां मौलवी ने मस्जिद में किया पाप? राज्यों की अहम खबरों को जानिए टॉप 9 प्रदेश विशेष। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में कल हुई फायरिंग की घटना पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनबी रमन्ना ने गहरी चिंता जताई है। वहीं दिल्ली में अधिवक्ता संगठनों ने आज हड़ताल का ऐलान किया है। वकीलों ने दिल्ली की सभी 7 जिला अस्पतालों में सुरक्षा की समीक्षा किए जाने की मांग की है। कल फायरिंग में एक गैंगस्टर और दोनों हमलावर मारे गए थे। उत्तराखंड सरकार ने राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 11% बढ़ा दिया है। ये 1 जुलाई 2021 से देय होगा। कल कैबिनेट के सामने पेश 29 प्रस्तावों में से 24 पर मुहर लगी। इसमें विश्व बैंक की योजना समाप्त होने से 31 मार्च 2022 तक शिक्षकों को राज्य सरकार के कोष से वेतन देना भी शामिल है। इस फैसले से 146 सहायक प्रोफेसरों को फायदा होगा। कोरोना महामारी की वजह से लंबे समय से महाराष्ट्र में बंद धार्मिक स्थलों को 7 अक्टूबर से खोलने की इजाजत दे दी गई है। नवरात्र के पहले दिन से राज्य में सभी मंदिरों के साथ अन्य धार्मिक स्थल भी खुल जाएंगे। इसके अलावा उद्धव सरकार ने स्कूलों को भी प्रतिबंधों के साथ 4 अक्टूबर से फिर से खोलने की अनुमति दे दी है। आंध्र प्रदेश सरकार हेल्थ केयर से जुड़े 14,000 से ज्यादा पदों पर तुरंत भर्ती करेगी। मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने प्रथम एक स्वास्थ्य केंद्र, मेडिकल कॉलेज समेत सभी अस्पतालों में 14,200 पदों पर भर्ती को मंजूरी दी है। भर्ती प्रक्रिया अक्टूबर में शुरू होगी और 15 नवंबर तक पूरी हो जाएगी। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की आज जयंती है। इस मौके पर हरियाणा के जिंद में बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें विपक्ष के बड़े नेताओं का जमावड़ा होगा। पूर्व प्रधानमंत्री एसडी देवगौड़ा, प्रकाश सिंह बादल, फारूक अब्दुल्ला, चंद्रबाबू नायडू के अलावा किसान नेता राकेश टिकैत भी शामिल होंगे। यूपी के अलीगढ़ में एक मौलवी पर 12 साल के बच्चे के साथ मस्जिद में दुष्कर्म का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि ये बच्चा मस्जिद में कुरान शरीफ पढ़ने गया था। वहीं मौलवी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। परिजनों ने रोरवर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। एमपी के आगर मालवा में जबरन धर्मांतरण करने के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि डॉक्टर नासिर लाला ने अपने नौकर का जबरन धर्मांतरण कराया है। उसे डरा धमका कर नमाज पढ़ने को भी मजबूर किया और मंदिर जाने पर रोक लगा दी। बिहार में पंचायत चुनाव के पहले चरण में 60% वोटिंग हुई है। रोहतास जिले में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई। पहले चरण में राज्य के 10 जिलों में 12 प्रखंडों की 151 पंचायतों में वोट डाले गए। छत्तीसगढ़ में कोरबा के शराबी शिक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है। आरोपी शिक्षक का नशे में धुत एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिसमें वो जमीन पर पड़ा हुआ था और टेबल पर खाने का सामान रखा है। घटना कारीमाटी प्राइमरी स्कूल की है।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। T20 लीग में धोनी के धुरंधरों ने विराट कोहली की टीम को कैसे दी मात, किसे मिला मैन ऑफ द मैच का खिताब, अंक तालिका में अव्वल टीम कौन है और आज किन किन टीमों का है मुकाबला। T20 लीग से जुड़ी सभी खबरों को देखते हैं टॉप 9 T20 लीग में। T20 लीग के 35वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 6 विकेट से हरा दिया। सीएसके ने आरसीबी के 157 रनों के लक्ष्य को 18 ओवर 1 गेंद में 4 विकेट खोकर हासिल किया। टीम की तरफ से ऋतुराज गायकवाड़ ने 38 और अंबाती रायडू ने 32 रनों की पारी खेली। गेंदबाजी में आरसीबी की तरफ से हर्षल पटेल ने 2 विकेट झटके। टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करते हुए बैंगलोर ने 6 विकेट गंवाकर 156 रन बनाए थे। टीम की तरफ से देवदत्त पड्डिकल ने 70 और कप्तान विराट कोहली ने 53 रनों की शानदार पारी खेली। गेंदबाजी में सीएसके की तरफ से ड्वेन ब्रावो ने 3 और शार्दुल ठाकुर ने 2 विकेट चटकाए। धमाकेदार शुरुआत के बाद भी आरसीबी 20 ओवर में केवल 156 रन ही बना पाई। कोहली और पड्डिकल ने पहले विकेट के लिए 111 रनों की साझेदारी की। कोहली ने महज 36 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। कोहली के आउट होने के बाद ही एकदम से आरसीबी के रनों पर ब्रेक लग गया। चेन्नई की तरफ से गायकवाड़ और रायडू के अलावा फाफ ने 31 और मोइन अली ने 23 रनों का योगदान दिया। वहीं धोनी 17 और रैना 11 रन बनाकर नाबाद लौटे। मैच में शानदार प्रदर्शन करने के लिए ड्वेन ब्रावो को मैन ऑफ द मैच चुना गया। ब्रावो ने 24 रन देकर 3 विकेट झटके। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर पर धमाकेदार जीत के साथ ही धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स अंक तालिका में 14 अंकों के साथ शीर्ष पर पहुंच गई है। हालांकि दिल्ली के भी 14 अंक है, लेकिन वो दूसरे स्थान पर है क्योंकि दिल्ली का नेट रन रेट चेन्नई से कम है। आज से T20 लीग के दूसरे सीजन का डबल हेडर मुकाबला शुरू हो रहा है। इसके बाद कई और डबल हेडर मुकाबले हैं। आज 2 मुकाबले होने वाले हैं। पहला मुकाबला अबू धाबी में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच होगा। यह मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। दिल्ली कैपिटल्स आज अपना 10वां मैच खेलेगी। यह मैच जीतने के बाद दिल्ली की टीम प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बन सकती है। अभी पॉइंट टेबल में दिल्ली 14 अंकों के साथ दूसरे पायदान पर है। दिल्ली ने 9 मैचों में 7 में जीत दर्ज की है। प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए 16 अंकों की दरकार होती है। राजस्थान रॉयल्स की टीम अंक तालिका में 5वें नंबर पर है। राजस्थान भी दिल्ली के खिलाफ मैच जीतकर अंक तालिका में ऊपर जाना चाहेगी। 8 में से 4 मैच जीतकर राजस्थान ने 8 अंक हासिल किए हैं। दूसरे सीजन में लगातार 2 मैच हारकर मुंबई की टीम अंक तालिका में 6ठे नंबर पर पहुंच गई है। T20 लीग में आज का दूसरा मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच होगा। भारतीय समय अनुसार ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। आज डबल हेडर में अंक तालिका की इन दोनों आखिरी टीमों के बीच मुकाबला होगा और दोनों ही जीत के लिए अपनी पूरी ताकत लगाना चाहेंगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।